डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। एक्स्ट्रा क्लास है क्योंकि ये, ठीक है भाई, क्लास पहले से मैग्नेटिज्म, ठीक है, चलो भाई। तो आगे पढ़े अपन, मतलब जो पढ़ रहे थे उसी के आगे पढ़े, कॉपी लाए हैं सब लोग। तो जो अपन एक बनाने वाले थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, वन शॉट टाइप का, वो ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें मतलब लिखना नहीं है, ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो चलो भाई, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि जब भी आप किसी जगह करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, जैसे ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होती है, ठीक है, उसमें नेचर की बहुत बड़ी एक सिमेट्री है। वो सिमेट्री है कि इसमें हमेशा सर्कुलर लाइन बनती है। कैसी लाइन बनती है? सर्कुलर, ये ध्यान रखें। अब इसको देखने के लिए कि ये सर्कुलर बन रही है, अपने पास कौन सा रूल है? थंब रूल, कि आपको थंब को कहां रखना है? करंट में। तो आपको क्या दिखने लगेंगी? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये ऐसी दिखने लगेगी। इसमें किसी को डाउट नहीं है, है ना? कि है कोई डाउट? है कोई डाउट क्या इसमें? नहीं। अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसा, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसी दिखे, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट ये है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो शॉर्टकट ये है कि अगर करंट आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखे ऐसा, तो जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो कैसी दिखेंगी? एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर नीचे की तरफ करंट जाता हुआ दिखे तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दिक्कत यह जाती है कि एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, ठीक है। तो इसको आप निकालते हैं किसकी मदद से? राइट हैंड पाम रूल की मदद से। राइट हैंड पाम रूल क्या है अपना? राइट हैंड पाम रूल ये है कि थंब को रखें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को टूवर्ड द पॉइंट, फिर ये जो नॉर्मल निकल रहा है, नॉर्मल, जैसे आपने देखा होगा भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा, ठीक है, ये जो पानी की धार निकल रही है यहां से बाहर, ये, ठीक है भाई, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे कैसा आएगा आंसर? इनवर्ड। कितने लोगों को समझ में आ गया ये? ठीक है। अब इससे भी आसान है एक तरीका, और आसान, वो ये है कि अगर आप जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर, ठीक है, अगर आप इसको ऐसा कंप्लीट कर दें, इस सर्कुलर पाथ को, और देखें कि ये करंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज, तो यहां पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी? इनवर्ड, हर एक पॉइंट पर। अगर आप यहां देखें
तो ये ऐसा, तो कैसी आएगी? आउटवर्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप हमेशा ध्यान रखें सर्कुलर सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है? सर्कुलर। ये अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये तो डायरेक्शन अब सबको समझ आ गई। अब इसका फॉर्मूला जो है बहुत ही आसान है। सब लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये अगर लाइन चार्ज है, इसी का डुप्लीकेट यहां बनेगा कि अगर लाइन करंट है, ठीक, तो यहां क्या आंसर होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां 1/4 पाई है, यहां म्यू नॉट इनटू कितना आएगा? 2I अपॉन आर। यहां है 2 लैम्डा अपॉन आर, यहां है 2I अपॉन आर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगर आप किसी क्वेश्चन में कहीं फंस जाएं, ठीक है, किस मामले में फंस जाएं? डायरेक्शन के मामले में फंस जाएं, तो कैसे निकलेंगे? क्या तरीका है? कितने लोगों को यह फॉर्मूला याद है भाई, कि नहीं है याद? हो गया 2I/R। और इसकी वैल्यू कितने लोगों को याद है? म्यू नॉट 4 पाई की 10⁻⁷ है ना? सही है, -7, बिल्कुल सही। 10⁻⁻⁷ 2I अपॉन आर। ठीक। अब अगर दो चीजें इसमें और हैं, उनको और देख लें जल्दी जल्दी। ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही। अगर आप यहां हैं, इस वायर को कहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। क्या नाम हो जाता है इसका? तो आंसर क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर। कितना हो जाएगा? ठीक है। और अगर आप यहां हैं तो क्या होगा? 2I अपॉन आर। ठीक है। अब एक और देखें, अगर आप यहां हैं, यहां पर इस वायर की एक्सिस पर हैं, तो आंसर क्या होगा? 0। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ठीक है भाई? हाँ भाई, यहां पे 0 क्यों होगा? हाँ भाई, ठीक है। अब यहां पे अगर आप किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन में फंस जाएं, तो क्या करेंगे? जैसे ये पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर डायरेक्शन आपको निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट P पर डायरेक्शन आपको निकालनी है, कठिन तरीके से कि बच्चे को समझ में नहीं आए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहां पे करंट है, करंट का एक एलिमेंट लेंगे DL, और ये क्या लेंगे? R। अब इन दोनों में कुछ सर्कुलर है, मतलब कुछ रोटेशनल है, तो क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे? DL क्रॉस R करेंगे कि R क्रॉस DL करेंगे? हाँ भाई, डायरेक्शन निकालना है आपको, डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो DL क्रॉस R। ठीक है, किस किस का करेंगे? DL क्रॉस R। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया लेकिन कुछ भी है ना। फॉर्मूला है अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर। ये तो आंसर है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो, क्या रिप्रेजेंट करना हो? डायरेक्शन, तो वो इसकी मदद से कर सकते हैं। ये दोनों कैसे होने चाहिए? यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए? DL, और एक क्या होना चाहिए? R। इसमें DL कौन सी चीज है? DL एक्चुअल में है डायरेक्शन ऑफ करंट। DL कौन सी चीज है? और R क्या है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं है नीट के एग्जाम में। जेई या जेई एडवांस में पड़ती, नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। चलो अब देखो, अगर अपने पास 2 वायर हैं, ये दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है,
I1 I2, ठीक है। अब आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है भाई, मतलब B1 प्लस B2 होगा, B1 माइनस B2 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से देखें, इस करंट को इससे कनेक्ट कर दें। अब देखें, यहां से ये आ रहा है I1, ये आ रहा है I2, दोनों कैसे हैं, अपोजिट। तो आंसर क्या होगा, B1 माइनस B2। अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ लें, इसमें करंट नीचे की तरफ लें, और आप देखें यहां पे दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2। तो इसमें आंसर B1 माइनस B2, इसमें आंसर B1 प्लस B2। समझ में आ गया? सॉल्व करके देखें, एक क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब इसमें करंट है I, इसमें करंट है 2I, ठीक है भाई। डिस्टेंस है R, मिड पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, R/2, R/2, ठीक है। चलो, अब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं विद डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, तो आप समझ लें कि ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया, एक तो क्लियर हो गया। चलो भाई सॉल्व करें, रफ कॉपी में सॉल्व कर लें जल्दी जल्दी। कुछ लोग सोच रहे हैं फिजिक्स सिर्फ सुन के हो सकती है, सुन के नहीं हो सकती, फिजिक्स में आपको लिखना तो पड़ेगा ही, मतलब है ना भाई, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो भाई देखें, इसमें सबसे पहली चीज तो है B1 माइनस B2 आएगा, क्या आएगा, ये तो पक्का है। तो सबसे पहले तो B1 माइनस B2 कर देते हैं, ठीक है। तो B1 आएगा μ0/4 2I अपॉन R/2 माइनस, इसमें करंट डबल है तो यहां आ जाएगा 2I अपॉन R/2। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, तो 4 माइनस 8 तो कितना बचेगा 4, माने μ0/4 4I अपॉन R। सही है। अब समस्या ये है कि ये इनवर्ड आ रहा है कि आउटवर्ड आ रहा है, तो देखिए भाई, ये आंसर इनवर्ड है, इसका आंसर आउटवर्ड है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो यानी फाइनल आंसर आउटवर्ड, फाइनल आंसर आउटवर्ड। ये सिर्फ अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं हो जाए, जस्ट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये बन जाएगा अपन से, ठीक है। कितने लोगों को अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ठीक है भाई। अब देखें नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट देखें। चलो भाई, नेक्स्ट है कि अगर आपके पास जो वायर है उसकी कुछ थिकनेस हो, मतलब एक मोटा वायर है आपके पास इस तरीके से, ये ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। इसको अपन कहते हैं कि करंट फ्लो इन ए सॉलिड सिलेंडर या फिर रॉड, ठीक है। तो अब इसमें आउटसाइड अगर निकालना हो, कहां पे निकालना हो, आउटसाइड, यहां, तो कोई परेशानी नहीं है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा वही काम करेगा। मतलब μ0/4 2I अपॉन R। सरफेस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है इनसाइड, इनसाइड अंदर। कितने लोगों को याद है भाई क्या होगा फॉर्मूला, इनसाइड, यहां x मान लो, इसके अंदर क्या आंसर होगा, हाँ भाई। इसको अगर अपन ऊपर से देखें तो ऐसा दिखाई दे रहा है, रेडियस R है, यहां पे निकालना है पॉइंट P पर,
ठीक है, तो अब ध्यान दें आप, सिर्फ इतना करंट जो है इस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आउटसाइड करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, रिड्यूस। अच्छा, कितने लोगों को नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? 1/4πε0 QR/RQ। इसी का डुप्लीकेट यहां है, ये होगा μ0/4πIR/R²। बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला, हाँ 2 होगा, बिल्कुल सही भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहां बन गया, इनसाइड। ठीक है, अब इसमें आंसर 0 कहां आएगा, एक्सिस पर, यहां इस एक्सिस पर आंसर 0। और दूसरी चीज, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कहां तक, सरफेस तक। तो यानी अगर आप ग्राफ बनाएंगे बी और आर का, तो सरफेस तक कैसा बनेगा, और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग। यहां पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो ये अगर आप लिंक कर लें, कहां से लिंक कर दें, सॉलिड स्फीयर से, तो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला वैसे ही बन जाएगा। ठीक है भाई, डेरिवेशन तो इसका जो होता है वो एम्पियर्स लॉ से होता है। किससे होता है, एम्पियर्स लॉ से डेरिवेशन। अभी अपन डेरिवेशन नहीं कर रहे, तो फॉर्मूला मतलब याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे, चलो भाई। अब नेक्स्ट है जो, जिसमें से नीट में 100% क्वेश्चन आता ही है, वो है सर्कुलर लूप। ठीक है भाई, कंफर्म इसमें से आता है, कभी भी आप देखेंगे ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया हो। सर्कुलर लूप में से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा यही आता है। ठीक है, कितने लोगों को याद है इसका फॉर्मूला भाई? हाँ, नहीं है याद कि है? चलो तो याद कर लें, आज याद कर लें भाई। μ0/4π, इसको रहने दें यहीं, यहां पे है 2πNI/R, R माने रेडियस। ठीक है, अब ध्यान दें, पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, इसके पहले वाले में μ0/4π 2I/R, इसमें क्या है, इसमें कौन सी चीज है, इसमें है भाई 2π। कौन सी चीज है, 2π। वहां पे क्या था, 2। n को तो 1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं। n से कोई समस्या हो, 2πI/R। n कौन सी चीज है, n है कि यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्न है, मतलब आपने कितने फेरे लगाए हैं, ये n है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स हो जाएगी, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं। मेन चीज याद करना है कौन सा, 2π। अब मान लो एक बच्चे को 2π याद हो गया, ठीक है, अब गड़बड़ा क्या हुई है कि जो बुक्स हैं या जो नोट्स बनाने वाले, उनने क्या गलती की है जिससे बच्चे को याद नहीं हो रहा है फॉर्मूले। ठीक है, उसका कारण है कि मैक्सिमम बुक्स वालों ने यहां से इस पाई को कैंसिल कर दिया और इसको 2 को, फॉर्मूला ऐसा लिखा है μ0 NI/2R। बच्चे को ये फॉर्मूला फिर याद नहीं हो पाता, इसमें सिमेट्री खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको सही में याद करना है लॉन्ग टर्म के लिए, कि आप कभी भूलें ही नहीं, जैसे मैं, हम कभी भी याद ही नहीं करते और याद है। ठीक है, नहीं आया समझ में, क्योंकि उसकी जो सिमेट्री है फॉर्मूले की, उसको देखें तो आपको खुद से याद आ जाएगा कि μ0/4π तो रहेगा ही, ये आपको नहीं भूलना, ये तो कांस्टेंट है। अब यहां क्या आना है, अपॉन में क्या आएगा, R, फिर क्या आएगा एक्स्ट्रा, 2π और I इंटू n, तो याद हो जाएगा आपको। और बायर का कैसा था, 2I/R,
आर। अब इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए अपन ने तरीका किया, उल्टा कर दिया, फिंगर्स को कर दिया करंट में, तो थंब क्या बताने लगा, डायरेक्शन। तो जैसे ये करंट है, ये करंट, तो डायरेक्शन, ठीक है। ये अभी समझ में नहीं आया उतने अच्छे से, देखो भाई, ये जैसे करंट है, ये करंट नॉर्थ पोल जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है, नॉर्थ पोल दिख रहा है, ये ऐसा। तो यहां पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। कुछ थोड़ा आइडिया समझ में आया। अगर आप इसको देखें, इसको देखें भाई, ये ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्ड। मतलब ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। तो क्लॉकवाइज करंट माने साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट माने नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, साउथ पोल मतलब, आप थंब रूल से निकाल लें, ठीक है भाई, ये थंब रूल, ठीक है भाई, और ये, ठीक। तो जो बायोलॉजी वाले लोग होते हैं वो हमेशा थंब रूल की बुराई करते हैं, कि थंब रूल एक ऐसी चीज है फिजिक्स में कि जिससे आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। मतलब फिजिक्स वाला टीचर कोई मेहनत नहीं करता, नहीं आए समझ में, मतलब वो रिवाइज करके ही नहीं आता है और पढ़ाने लगता है, नहीं है, क्योंकि उसको थंब रूल बनता है बस, ठीक है। हाँ भाई, इसमें थंब रूल उल्टा, फिंगर्स को करंट में और थंब बता रहा मैग्नेटिक फील्ड। ये फिंगर्स का कर्ल जो है करंट, ये आ रहा, और इसमें ये आ रहा। निकाल सकते हैं, पाम रूल से निकालें, पाम रूल से निकालते हैं। देखो देखो, ये देखो भाई, ये अपन ने इसका छोटा सा एलिमेंट लिया, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। आउटवर्ड सही है भाई। फिजिक्स में दिक्कत ये नहीं है कि एक रूल दूसरे रूल को जो है कैंसिल नहीं कर रहा है। अपन कोशिश ये करते हैं कि नेक्स्ट रूल पहले वाले से आसान हो, मतलब उन लोगों को भी समझ में आ जाए फिजिक्स जिनका दिमाग कम चल रहा है। ऐसा ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है भाई, इसके पीछे भी कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि अमेरिका में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को जो है वहां पे बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी, तो वहां पे बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए। पॉलिटेक्निक समझ गए अपन, पॉलिटेक्निक जो कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन मिलता है 10th पास। 10th पास जो होता है वो 11th 12th पढ़ के नहीं आता है, वो सीधा कहां से आता है, तो उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल काम था, फिजिक्स पढ़ाना, इंजीनियरिंग पढ़ाना। तो उसके लिए ये सब रूल बने थे एक्चुअल में, आसान आसान जो अपने काम आ जा रहे हैं, ठीक। चलो, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें नीट में जो क्वेश्चन परमानेंटली आना ही है, आपको एग्जाम में मिलेगा बिल्कुल गारंटी से। नीट में टेस्ट की बात नहीं हो रही, कई बच्चे सोच रहे हैं सर टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है भाई, क्वेश्चन तो नीट के हिसाब से ही बता रहे हैं, ठीक है भाई। मतलब हमें जो आइडिया है वो नीट का ही है, ठीक है, टेस्ट का नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो कोई भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है भाई लगातार कि दो सर्कुलर कॉइल है, ऐसी रखी हुई हैं, ऐसी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ये 7 से 8 बार एक ही क्वेश्चन आ चुका है और हर बार कुछ नया आता है इसमें। हाँ भाई, तो जब आप इसको देखेंगे इस कॉइल को, तो मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी B1। जब आप इस कॉइल को देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी B2। दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगी B1, ये B2, इनका रिजल्टेंट यहां आएगा। किससे निकालेंगे रिजल्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या आएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों अगर इक्वल हैं तो √2, और अगर इक्वल नहीं है
तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे नीट में जो क्वेश्चन आता है उसमें इक्वल नहीं होते, मतलब लेवल बढ़ रहा है, डिफिकल्ट लेवल बढ़ रहा है। जैसे नीट का जो क्वेश्चन है उसमें इसमें करंट दिया हुआ था इस वाली कॉइल में 3I, ठीक है भाई, इस वाली कॉइल में करंट दिया हुआ था 4I, ठीक है भाई। ये सब सिमेट्रिकल है, रेडियस इक्वल है, ठीक है। सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी थी। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा, सॉल्व करें भाई, कॉपी में थोड़ा बहुत लिखें। हाँ भाई, तो पहली कॉइल इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी भाई। लिखने से फायदा ये होगा, कम से कम आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई एन, एन तो इसमें 1 है, यानी 3I अपॉन आर। दूसरी कॉइल में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई 4I अपॉन आर। दोनों फील्ड परपेंडिकुलर हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने में कई बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है, तो आप याद रखें जो नंबर्स इक्वल हैं उनको पहले ही बाहर कर दें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको बाद में बाहर निकालते हैं मेहनत करके, स्क्वायर करके, फिर ऐसी गलती नहीं करें। जो इक्वल हैं उनको पहले ही बाहर कर दें। क्या क्या इक्वल हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई पाई बी। अब क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर यहां पे 3 और यहां पे 4, तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी आंसर क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर इंटू 5, ठीक है। और अगर एंगल पूछा जाए तो फिर ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये एंगल आपसे पूछ लिया जाए, ये एंगल थीटा, तो फिर ये अच्छा क्वेश्चन एक बनेगा। यहां पे आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब B1 अपॉन B2 के B2 अपॉन B1। आप ध्यान दें, इसमें पक्का गलती होगी, 100% बच्चा गलत करके आएगा, ठीक है भाई। इसको मान लेते हैं B1, इसको मान लेते हैं B2, तो क्या आएगा B2 अपॉन B1, सही है। ये B1 माना है, ये B2 माना, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। अब ध्यान दें B2 क्या है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड है B2, B2 किसकी है, 3 वाले की। B2 किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, 3 वाले की, तो यहां क्या आएगा ऊपर 3 अपॉन 4, तो tan थीटा कितना आएगा 3/4, ठीक है भाई। समझ में आया नहीं आया, तो ऐसा अभी तक नीट में नहीं आया, अब आएगा। नीट वाले अभी तक एंगल नहीं पूछते, ठीक है भाई, अभी पूछेंगे। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे P/Q में आपको 5 से 7 बार मिल जाएगा, ये एक ही क्वेश्चन बार बार, ठीक है। एक बार रेडियस बदल के भी आया है, एक बार रेडियस R और एक दूसरी कॉइल की रेडियस है 2R, ठीक है, तब ज्यादा डिफिकल्ट बनेगा। चले आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखें। अगर सर्कुलर कॉइल कंप्लीट नहीं है, कुछ छोटी है, इसको कहते हैं आर्क, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, अब हमने देखा बच्चे इसको अलग से याद करते रहते हैं, इस फॉर्मूले को बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। इस केस में एन तो 1 हो गया, तो एन को तो छोड़ दें, आई। अब देखो ये एंगल जो है 2 पाई कब था, जब कंप्लीट कॉइल थी। अब ये एंगल है थीटा, तो 2 पाई की जगह क्या लिख देना है थीटा। कितने लोगों को समझ में आया, नहीं आया, आया फिर से भाई। ये फॉर्मूला किसके लिए है, इसके लिए, इसमें एंगल कितना है 2 पाई। अब ये आर्क है एक, तो एंगल कितना है
थीटा, तो इस 2 पाई को किससे रिप्लेस कर देंगे? थीटा से। तो क्या आंसर बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई अपॉन आर। ठीक है भाई, थीटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई जो इन्होंने बोला है कि थीटा मस्ट बी यूज्ड इन रेडियन। मस्ट मस्ट, क्योंकि गलती इसमें होती है, लोग जो है डिग्री में रख देते हैं, आंसर 100% गलत आएगा। यहां पे सिर्फ किस में रख सकते हैं आप? रेडियन में। तो अगर सेमी सर्कुलर क्वाइल है तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पार्ट है, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगा ये वाला। याद भी हो गया कि नहीं हुआ भाई? देखो, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो फिर क्लास का कोई फायदा नहीं है। फिर से रिकैप करें। पहला फॉर्मूला था बायर का। क्या था बायर का? ठीक है भाई, म्यू नॉट 4 पाई बाई डिफॉल्ट है, छोड़ दें। 2I/R याद करें। सर्कुलर लूप का म्यू नॉट 4 पाई छोड़ दें। हाँ भाई, 2πNI/R, 2πNI/R। अगर आर्क है तो 2 पाई की जगह θI/R। ठीक है, फॉर्मूला याद ऐसा करना है कि कम से कम नीट के एग्जाम तक याद रहे। ठीक है भाई, और बच्चे जो फॉर्मूला याद करते हैं वो ऐसा याद करते हैं कि टेस्ट तक बने। ठीक, नहीं आया समझ में भाई? एक और एक बच्चा जो है वो ऐसा याद करता है कि नीट के एग्जाम तक बने, उसी का सिलेक्शन होता है। हाँ, उसके बाद भी याद रहे। हाँ भाई, उसके बाद तो एक्चुअल में अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, फिर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई जो, वो है कि सर्कुलर लूप की जगह चार्ज हो। अगर मतलब यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q और ये ऐसे घूम रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? कितने लोगों को समझ में आई बात? क्या है क्वेश्चन? क्या है? चार्ज पार्टिकल है, घूम रहा है। ठीक है, तो सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? तो कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा यही फॉर्मूला फिर से यूज कर देना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2πI/R। अब इसको Q को I में कन्वर्ट कर देना है। क्या लिख सकते हैं भाई? I = Q/T। T माने टाइम पीरियड, बस आपका आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2πQ/TR या R/T। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया। अब कितनी तेजी से आप टी को रिप्लेस कर पाते हैं दूसरी चीजों में? दूसरी चीज माने एग्जाम में दिया हो कि इसकी वेलोसिटी, एग्जाम में दिया हो ओमेगा। ठीक है, आप किस में रिप्लेस करते बनता है? वी में, ओमेगा में, टी को। सर्कुलर मोशन पढ़ लिए? हाँ भाई, तो किस में बनता है? हाँ भाई, तो देखो आपको सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, वो है v = 2πR/T। v = स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2πR डिस्टेंस है, T टाइम है, v स्पीड है, तो v = 2πR/T। यहां से T निकालें तो T आएगा 2πR/V। यहां पुट कर देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2πR/Q 2 पाई। ठीक है भाई, V। ठीक, इसके बाद
एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सा आंसर आएगा जो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको उस आंसर को आप चाहे भी तो नहीं भूल पाएंगे, ठीक है भाई। क्या आंसर आएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू वी। देखो अब ये आंसर, तो आपको ये वाला तो याद ही है, ये किसका आंसर है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये कौन सी चीज है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो क्या आंसर है इसमें, एक्स्ट्रा कौन सी चीज है, वी, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो है ही, साथ में क्या आ गया, वी। तो याद करना बिल्कुल आसान है। तो ये कौन सी चीज का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन में आप समझ लो कि 100% स्टूडेंट को गलती करनी है, कोई बचा नहीं सकता उसको गलती करने से। हाँ वही वही उसी से दिक्कत। देखो भाई, अब देखो आप, जो क्यू क्यू मतलब ई, ई वी अपॉन आर माने रेडियस, आर स्क्वायर, डायरेक्शन आप निकालें अब। हाँ भाई, तो सबसे पहली चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ये वेलोसिटी है, तो करंट एक्चुअल में नीचे होगा, करंट उल्टा होगा। कैसा करंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड, ये आंसर, ठीक है भाई। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि बच्चा एग्जाम में इतना अलर्ट रहे कि वो इलेक्ट्रॉन को देख पाए। मतलब आप ये समझो कि बच्चे के 10 से 15 क्वेश्चन गलत करने वाला जो दुश्मन है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर उसकी जगह प्रोटॉन आ जाए तो 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे बच्चे के, और वो 10 लाइन से गलत होते हैं उसके, ठीक है, कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि एक गलत होता, सब। सिर्फ किससे, क्योंकि वो घर से क्या याद करके गया है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, वहां कौन सा आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आ ही नहीं रहा, ठीक है भाई। अच्छा, इसको कभी ओमेगा में बदलना हो तो बदल सकते, नहीं बदल सकते, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, यहां पुट कर देंगे आप, ठीक है। और आप चाहें तो इसको फ्रीक्वेंसी में बदल सकते हैं, 2 पाई f। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, इन पे अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया, क्लियर, ठीक है भाई। कितने लोगों को याद हो गया कि आपको कोई डाउट है, अभी नहीं है, ठीक है, नहीं कोई डाउट नहीं। चलो भाई, अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में एक चीज और बच रही है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। इसमें क्वेश्चन का आना नीट में फिक्स है, और बच्चे का उसको गलत करना फिक्स है, दो चीजें क्लियर है। और जब तक वो लोग हैं गलत करने वाले लोग, तब तक क्वेश्चन आता रहेगा। क्वेश्चन आता इसलिए है कि गलत करने वाले लोग हैं, कितने %, ठीक है भाई, मतलब 90 से 95% लोग हैं जो गलत करके आते हैं, ठीक है, पक्का, ठीक है। देखें, ये सोलेनाइड है, ठीक है भाई, ये सोलेनाइड, ठीक है भाई, ये इसमें करंट जा रहा है आई, ये इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रिएट होती है इसके अंदर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, अलोंग द एक्सिस, ये इस तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगभग हर बच्चे को याद है, ठीक है। कितने लोगों को याद है भाई,
म्यू नॉट एन आई, सबको याद है ये? नहीं अभी, अच्छा करंट बना दिया, करंट अलग कर दे रहे, चलो ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है एन। किसी बच्चे को एन का कुछ अता पता नहीं है। हाँ भाई, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कितने लोगों को पता है भाई ये कि एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ? कितने लोगों को पता है? बहुत ही कम लोगों को पता भाई। जिनको नहीं पता वो नोट कर ले भाई। एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट तो आपको पता ही है क्या है। म्यू नॉट की वैल्यू भी कई लोगों को पता नहीं होती है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻⁻⁷। ठीक भाई। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट तो अब किसी को नहीं पता। हाँ बताओ भाई यूनिट। हाँ, हाँ। निकाल लेते हैं, हाँ निकाल के बताएं, चलो भाई यूनिट निकाल के बताएं। यूनिट न्यूटन मीटर पर एम्पियर नहीं। हाँ भाई, हाँ भाई। तो एक बात अच्छे से समझना भाई, बहुत अच्छे से, कि नीट में सिलेक्शन में आपको यूनिट में कोई कंफ्यूजन कभी नहीं आना चाहिए। सिलेक्शन का पहली चीज है, आप समझ जाएं अगर आप यूनिट में कंफ्यूज हैं तो सिलेक्शन से दूर रहेंगे, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं यूनिट वाले। इस बार के पेपर में 7-8 क्वेश्चन थे सिर्फ यूनिट वाले। जो 2022 का पेपर है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में थे? यूनिट डायमेंशन से। नहीं आया, समझ में आया? तो बेकार टॉपिक है ये, कभी भी परेशान कर सकता है और आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने किस चैप्टर की यूनिट पूछी उस चैप्टर का क्वेश्चन भी हो गया, तो 2 जगह सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से निकालने भाई, सब लोग निकाल लिया। चलो अब देखें अपन, किसी को कोई फोर्स का फॉर्मूला याद है इस चैप्टर में? फोर्स का, हाँ सबसे अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 इंटू I2 अपॉन R। सही है या गलत? गलत है। क्या गलत है बताओ भाई? लेंथ, करेक्ट, बिल्कुल सही, इंटू एल। अब ये सही है, ठीक है। अब देखो इससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। इसकी यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है भाई, ये वैसे यहीं कैंसिल कर दो, क्यों आगे ले जा रहा है? तो आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया भाई? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये यूनिट है किसकी? यही म्यू नॉट की यूनिट है, ये म्यू नॉट 4 पाई, दोनों की यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट में बच्चा अगर कंफ्यूज है कभी भी किसी की भी यूनिट में, पूरी फिजिक्स में, आपको कंफर्म समझना है कि अभी सिलेक्शन से ये बच्चा पास में नहीं आया है। ठीक है, अभी इसको टाइम लगने वाला है। जैसे कई बच्चों से आपने पूछा कि कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकालो सी की, बच्चा डर जाता है कि कैसे निकालेंगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा भाई? आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो आपको डर लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता। चलो भाई तो निकाल के देखें। चलो भाई देखें, निकाल के जल्दी जल्दी निकाल लें। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, सी की डायमेंशन निकालें भाई जल्दी। ये सब टेस्ट हैं कि आप सिलेक्शन के कितने पास हैं, आप डर जाते नहीं डरते, आपके साथ क्या होता है। आपकी स्थिति क्या बनती है? चलो भाई देखें। ठीक है, चलो भाई किस फार्मूले से निकालना चाहिए भाई? सबसे आसान फार्मूला कौन सा है? सबसे आसान, सबसे आसान हमारे ख्याल से है, कभी भी आपको डायमेंशन निकालना हो पूरी फिजिक्स में, सबसे आसान है एनर्जी। कौन सी चीज है?
एनर्जी। तो आप अगर इसका यूज करें हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी का, ठीक है, अगर आपको कल के दिन इंडक्शन में निकालना हो, इंडक्टेंस में, तो कौन सा होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टेंस, ये है स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटेंस। तो यहां से सी कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन यू। ये 1/2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। अब क्यू की डायमेंशन सबको याद है कि भूले, क्यू ए टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और एनर्जी की एम। तो ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो ये आपको इस तरीके की चीजों में एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मतलब कि हमने जो आंसर बताया सही है ही, आप गलत कर ही नहीं सकते। अब नहीं आए समझ में आए बात? ऐसा नहीं कि मतलब बता दिया है गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं। आपको जब बताना है तो कैसा बताना है, एकदम कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि हाँ क्लियर है, मतलब है। अब आप कुछ कर लो, आंसर बदलेगा नहीं हमारा, ठीक है। तो ये यूनिट और डायमेंशन दोनों में आपको बहुत जरूरी है। चलो भाई वापस चले अपन अब, ठीक है भाई। ये अपना इसकी डायमेंशन आ गई। अब ये, अब इसमें जो बता रहे थे कि बच्चा गलत कैसे करेगा, उसको देखें। चलो भाई, तो लिखें, एक क्वेश्चन लिख लें, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को सही करने वाले लोग बहुत कम होते, ध्यान से लिखें इसलिए, ठीक है भाई। तो इसमें लिखें, लेंथ ऑफ ए सोलेनाइड, लेंथ ऑफ ए सोलेनाइड इज 300 सेंटीमीटर। एक सोलेनाइड की लंबाई है 300 सेंटीमीटर। लिखने से ये होगा कि गलत होगा, डायग्राम बना देंगे तो सही हो जाएगा, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में लिखा रहता है लेंथ ऑफ ए सोलेनाइड 300 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखें, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ये दिए हैं 100 पर सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब आगे इसमें लिखा है कि व्हेन 10 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन इट, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, ठीक है। फिर से सुने, सोलेनाइड की लेंथ कितनी है, 300 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितने हैं, 100 पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो की है, आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। फार्मूला भी हम लिख दे रहे, जिन लोगों को फार्मूला याद नहीं है उनके लिए फार्मूला भी लिख दे रहे, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। चलो सॉल्व करें भाई। कर लिया भाई सॉल्व सबने? चलो भाई, भाई आपको चेक खुद ही करना है, मतलब चेक खुद करना है, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। मतलब ईमानदार आदमी अपन को चाहिए, लेकिन ऐसा ईमानदार चाहिए खुद से ईमानदार हो, बस ज्यादा ईमानदार नहीं चाहिए। स्टार्ट करें। सबसे पहली समस्या है, इसका कोई यूज नहीं है, ये यूजलेस है। एन की वैल्यू 100 ही है, लेकिन पर सेंटीमीटर, इसको किस में बदलना है, पर मीटर। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर में, ध्यान से देखें, 1 सेंटीमीटर में हमने 100 टर्न लगाए हैं। 1 सेंटीमीटर में 100 लगाए हैं, तो 1 मीटर में कितने लगाएंगे? अरे ऐसे समझ ले यार, एक सेंटीमीटर में 100 आदमी बैठ गए, तो 1 मीटर में कितने आदमी बैठेंगे? 10,000, बिल्कुल सही। नहीं अभी समझ में नहीं आया कई लोगों के भाई। चलो, n इज इक्वल टू 100 टन पर सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर है ये अपॉन में है, इसको मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100
इसको लिखेंगे 10⁻⁻² मीटर। ये 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, मतलब आंसर क्या होगा 10⁻+4 टन पर मीटर। इसका यूज करेंगे इस फॉर्मूले में, तो इसकी वैल्यू आएगी 4 पाई 10⁻⁻7, n की वैल्यू 10⁻4 और I की वैल्यू 10, और आंसर किस में आएगा टेस्ला में। ठीक है, तो आप खुद से देख लें भाई आपका सही हुआ गलत हुआ। ठीक है, आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए कि क्या हुआ, और ये बिल्कुल फालतू इंफॉर्मेशन है। नीट के पेपर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मतलब तो हमने जैसे 50 क्वेश्चन पढ़े, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन बिल्कुल फालतू दी थी, कोई मतलब नहीं दिया है, जैसे इसमें ये है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजों से बचें। ऐसा हो सकता है और सब्जेक्ट में भी हो रहा हो, जैसे बायोलॉजी में भी हो रहा हो, केमिस्ट्री में भी हो। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, यूनिट की तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। तो थोड़ा समझ में आ गया है ये। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट बच्चा इसमें कहां पे फंस जाता है, नेक्स्ट बच्चा फंसता है डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्शन जब ये लोग देते हैं तो कैसा डायग्राम बनाते हैं उसको देखें। ये एक ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है। ठीक है, मतलब एक पाइप है ये। ठीक है, अब जब आप इसमें करंट बनाएंगे तो बहुत ध्यान से एग्जाम वाले आपको ड्रॉ करके देते हैं। ये वायर है, ठीक है, ये वायर इसके पीछे से जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा बनाएंगे, फिर ये यहां से बाहर आ रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर से ये जाएगा, फिर ये ऐसा। आपको जो दिख रहा है वायर, वो कौन सा वायर है, जो बाहर है। ये यहां से ऐसे आ गया, ये वाला नीचे से गया है। ठीक है, यहां पे आपने बैटरी लगाई, ये करंट जा रहा है, ऐसा करंट। ठीक, ये करंट। अब आपको बताना है कि नॉर्थ पोल कहां है, साउथ पोल कहां है। ठीक है भाई, तो आपको यहां पे जाके खड़े होना है, यहां पे आंख से देखना है। ठीक है, आंख से देखना है, तो ऐसी करंट दिख रही है आपको, ऐसी क्लॉकवाइज दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इस आदमी को तो ऐसे दिख रही ना, क्लॉकवाइज दिख रही, मतलब ये क्या कहेगा, यहां कौन सा पोल है, साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही बाहर, अंदर, तो ये बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब इसको थंब रूल से करते, देखो फिर से वही बात आ गई, थंब रूल। ठीक है, कोई काम नहीं फिजिक्स वालों के पास, कहीं भी थंब रूल लगा लो अपना। इस चैप्टर में तो यही होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये और ये थंब कहां जा रहा, अंदर। ठीक है, अब अपन यहां बैठ के देखते हैं क्या हो रहा। यहां देखो, यहां पर देखने से करंट हमें ऐसी दिख रही, कैसी दिख रही, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे कॉपी में बनाना पड़ेगा, कॉपी में तभी तो, ये ऐसा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भाई, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, यहां पर आउटवर्ड होगी। और ये जो सोलेनाइड आपको दिख रही है, ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एक मैग्नेट की तरह है, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल। ये वाला कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। ये वाला कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो आप एक जगह निकाल लें, दूसरी जगह अपने आप आंसर आ जाएगा, दोनों जगह निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अभी भी समझ में नहीं आए कई लोगों के। ठीक है, बिल्कुल आसान देखें भाई, ये देखो आप, ये करंट ऐसे नीचे गिर रहा है, ऐसे आप यहां हो तो आपको कैसा दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको समझना है ये कौन सा पोल है, साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, अंदर की तरफ। बस सॉल्व हो गया, और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं।
इसके बाद। ठीक है भाई, तो क्लियर होगा मैग्नेटिक फील्ड मतलब अपन को मैग्नेटिक फील्ड के सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है किसका, ये किसका पढ़ा अपन ने, सोलेनाइड। इसमें एक चीज होती है कि सोलेनाइड के एंड पे क्या होता है, यहां हाफ हो जाता है। ठीक है भाई, इसके अंदर कहीं भी पूछा जाए तो आंसर है म्यू नॉट एन आई, और एंड पे पूछा जाए म्यू नॉट एन आई बाई 2। बस अपने सिलेबस में इतना है। ठीक है, कई बुक्स वाले जो है इसमें अलग अलग एंगल में देते रहते हैं, बट एनसीईआरटी में लिखा है कि वो सब नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में लिखा है कि आपको अंदर पढ़ना है और एंड पे पढ़ना है बस। इसका लेकिन ग्राफ बनाए तो बहुत दिक्कत जाती है। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ यहीं बना देते हैं ग्राफ। ठीक है भाई, ग्राफ जो बनता है उस ग्राफ में कहा जाता है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कैसी है, मतलब अंदर ऐसा बनाना है, ऐसा, और जैसा ही एंड पर आए तो अचानक से क्या कर देना है, आधा कर देना है। यस, एंड मतलब अंदर अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है और सबसे मैक्सिमम कहां होगी, सेंटर पर। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, बायर का और सर्कुलर लूप का कैसे बनेगा, बायर का कैसे बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4π2I अपॉन R। ये वाला किसी का भी गलत नहीं होता, ये ऐसा बनेगा। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं आया, ये तो गलत होते नहीं, गलत यही होता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, सारे मैग्नेटिक फील्ड। एक और बचा है वैसे, टोराइड का। ठीक है भाई, उसको और देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं अपन, इसी सोलेनाइड को बंद कर देते हैं पूरा, मतलब ऐसा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसमें इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस जगह पर, और इसका फॉर्मूला यही है, म्यू नॉट एन आई, यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसी जगह, हाँ ये मटेरियल या। ठीक है भाई, क्लियर है। इसमें दिक्कत कभी कभी ये जाती है कि दो रेडियस होती हैं, एक R1 और एक होती है R2, अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस। तो इसमें जब भी कैलकुलेशन करना हो तो एवरेज रेडियस लेते हैं, मतलब कितनी लेंगे, R1 प्लस R2/2। ठीक है, जैसे इसकी लेंथ निकाल ली है तो लेंथ इसकी 2πr होगी, उसमें R कौन सा लेंगे, एवरेज। जैसे आपको एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ टर्न दिए जाएं और आपको स्मॉल एन निकालना पड़े तो आप क्या लिखेंगे, हाँ कैपिटल एन अपॉन 2πr1 प्लस R2/2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें अपन एक चीज और देख लें, अच्छा भाई नोट कर लें, हाँ। अगर इस सोलेनाइड के अंदर कोई मटेरियल रखें, इसके अंदर कोई मटेरियल रखें, मटेरियल मतलब जैसे कि लोहा रख दें, ठीक है, आयरन रख दें जैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, क्या होगा, जैसे ये अपनी सोलेनाइड है। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई मटेरियल रख देते हैं आप, इसके अंदर ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, अभी है म्यू नॉट एन आई अभी। अब मान लो इसके अंदर आपने आयरन रख दिया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो चेंज होके हो जाएगा म्यू इंटू म्यू नॉट एन आई। एक्स्ट्रा चीज कौन सी आ जाएगी,
म्यू, कि म्यू आर आएगा? किसी को पता नहीं है भाई? तो भूल गए, चलो तो पहले समझ ले। अपन ने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वेयर। अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाएं तो क्या हो जाता है? 1/4πε0 KQ अपॉन आर स्क्वेयर। इसमें K क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्चुअल में K है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहां पे क्या आएगा? म्यू आर। इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव। ये कौन सी चीज है? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और म्यू नॉट क्या है? ठीक है, अब अपन म्यू आर पे आ जाते हैं। म्यू आर, म्यू आर जो है, म्यू आर कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के सबस्टेंस अपने पास हैं। कौन कौन से? डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डाई मैग्नेट क्या होते हैं? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं। डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक। फिर भाई पैरा मैग्नेटिक और फिर फेरो। कितने लोगों को ये नाम पता है भाई? सुने हैं पहले, पहली बार सुन रहे हैं ना भाई? पहली बार सुन रहे हैं। चलो, तो इसको फिर अपन एक और क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी समझ में नहीं आएगा। जो अगर पहली बार सुन रहे हैं तो दिमाग में नहीं आएगा, फिर भी बता देते एक लाइन भर। डाई मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इनको अलग से पढ़ेंगे फिर अपन। चलो इसमें छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक ये है कि एक कोई लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है एम। क्या बताना है? मैग्नेटिक मूवमेंट एम। ये नीट वालों का दूसरा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये आसान है। ठीक है भाई, तो एम इज इक्वल टू एन आई ए फॉर्मूला होता है। इसमें एन नंबर ऑफ टर्न है, आई करंट है और ए है एरिया। कौन सा एरिया? एरिया, एरिया जो करंट के अंदर है। कौन सा एरिया? जो करंट के अंदर है। जैसे मान लो इसका निकालना है तो क्या आएगा? हाँ भाई, एन तो वन मान लो सब में। हाँ भाई, आई एरिया कितना होगा? ट्रायंगल का एरिया याद नहीं होता है लोगों को? ये नहीं समझे भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। √3/4 ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। इसका आई इंटू ए स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर। सही है, बन जाएगा पक्का? कि कुछ कंफ्यूजन है? नहीं? चलो भाई, इसमें दो साइड इक्वल होती हैं इस तरीके से, और ये एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है भाई, एरिया कितना होगा इसका? हाँ भाई, कभी भी एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट कितना होगा इसका एरिया? अरे भाई, आप हमेशा याद रखो कि आपकी बुद्धि हमेशा चलती हुई रहनी चाहिए। दिक्कत यह है, मतलब गलत नहीं समझना, दिक्कत यह है कि बच्चा मैक्सिमम टाइम उसके पास बुद्धि है, भरपूर है, चलाना नहीं चाहता। ये दिमाग का जो है क्या है, आलस्य है। अब आप देख सकते हो इसमें तो दूर से दिख रहा है एरिया, ये आधा क्या है? आधा स्क्वायर है, तो एरिया ए स्क्वायर बाई 2। वो फिर भी सोच रहा नहीं, अब कुछ तो अलग है, कुछ बुद्धिमान आदमी की जरूरत, कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है,
चलो अब देखें, एक बेहतरीन क्वेश्चन नीट में आया था इसमें से, ठीक है भाई, इतना मुश्किल आना नहीं चाहिए था लेकिन आया था, ठीक है, एकदम बहुत ही मुश्किल इसी में, ठीक है भाई, नीट के हिसाब से ज्यादा ही मुश्किल है ये, इस टाइप का डायग्राम था ये, ठीक है भाई, ये रेडियस है आर, ठीक है भाई, सभी जगह रेडियस आर है, ठीक है, ठीक है, जितने भी सर्कुलर लूप दिख रहे हैं सबकी रेडियस आर है, ठीक है भाई, ये करंट फ्लो हो रहा है, चलो भाई, फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले जेई एडवांस में आया था, वहां से कॉपी पेस्ट करके नीट में आया है ये भाई, चलो सॉल्व करें भाई, जल्दी कर लें, जल्दी लिख लें, आपको काम जल्दी करना है, बस एक काम करें हमेशा, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी कर लें, ठीक है भाई, कॉपी में जरूर लिखें जिससे सबूत रहे कि गलत किया था भाई, कॉपी में लेने, जो लोग कॉपी में नहीं लिखते ना वो सबसे चालाक और बदमाश लोग हैं, क्योंकि वो अपनी गलती खुद नहीं पकड़ना चाहते, नहीं आए समझ में, वो अपने लिए बेईमान है, बड़े बड़े लेवल की, उनकी बेईमानी वो खुद नहीं पकड़ना चाहते, आप जब लिखेंगे तो कंफर्म दिखेगा कि गलत किया है, हाँ चलो भाई देखें कितने लोगों गलत हुआ, कितने लोगों सही हुआ, पूरा एरिया निकालना है आपको, क्योंकि करंट ये जा रहा है, ये पूरा एरिया अंदर का पूरा कंप्लीट, मुश्किल काम है, ठीक है, ये वाला एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ऐसे कितने एरिया हैं 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी 2 पाई आर स्क्वायर, सही है, ये वाला जो एरिया होगा ये वाला एरिया होगा ए स्क्वायर, और ए कितना है 2r का स्क्वायर, तो इसका मतलब है ठीक है, यहां 2r का आएगा भाई, ये बिल्कुल सही है, ये जो है ये लेंथ कितनी होगी 2r, ठीक है, जिन लोगों ने लिखा होगा भाई वो ईमानदारी से अपनी गलती पकड़ सकते हैं, अब जिनने नहीं लिखा वो कहेंगे, उनके बारे में बताते, जिनने नहीं लिखा वो कहेंगे हमने तो 2r ही सोचा था, क्यों हमारा दिमाग तो एकदम परफेक्ट ही है, ठीक है भाई, जैसा सर कर रहे हैं वही तो हम सोचते हैं, एकदम बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, गलती गलती क्या होगी उनकी पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए लिखना जरूरी है, ठीक है भाई, चलो और देखें इसमें, ठीक है भाई, अब एक और टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है भाई, कि कोई करंट कैरिंग वायर है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, या कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, ठीक है, ठीक है भाई, कितने लोगों को याद है भाई, फॉर्मूला याद है, भूल गए ऐसा कुछ, हाँ ठीक है, तो आपको एक चीज अच्छे से याद रखना है, सबसे डिफिकल्ट बात है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बेसिक डिफरेंस है, बच्चे से इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चे की समझ में नहीं आती, क्या दिक्कत है, जैसे ये करंट है, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है, ठीक है, ये चार्ज है क्यू, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी बच्चा बता देता है ये है ई, और कितनी होगी, यानी
जो स्टूडेंट है वो डायरेक्शन भी बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, उसको कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अब जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, पहली समस्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी भाई? वायर में करंट ऊपर जा रही, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनवर्ड। तो बच्चा कह रहा है ठीक दिख नहीं रहा हमें तो, ठीक है, नहीं आया समझ। यहीं से उसको परेशानी हो जाती कि यार मैग्नेटिक फील्ड तो बेकार आदमी है, करंट यहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। अब अगर एक चार्ज आएगा Q, इस पे आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगी। अब जैसे नीट में इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां पर एक चार्ज Q रखा है, ठीक है भाई, इस पे बताइए डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब इसलिए हमने लिख दिया रेस्ट, कई लोगों को दिख नहीं रहा है, रेस्ट। रेस्ट में अगर ये है तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स कब लगता है? जब चल रहा हो, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो QVB साइन थीटा। तो ये कब होगा? जब V हो, वेलोसिटी हो, ठीक है। अब देखें एक और, आखिरी एक और देख लें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है V वेलोसिटी से, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, कई लोगों को लग रहा नहीं ऐसे नहीं आते, आप देख सकते, मिल जाएगा P/Q में, ये भी नीट में आया है, ये तो मल्टीपल टाइम्स है। इलेक्ट्रॉन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, 0, तो बच्चा इस साइन थीटा का यूज नहीं कर पा रहा, कुछ उसकी समझ में नहीं आए, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रहे, QVB साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आई नहीं है ये। अरे भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आई नहीं है। नहीं आया, फिर से आ गया, अभी नहीं आया उसको, देखो देखो भाई, और अच्छे से समझा देते। देखो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जा रहा है, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्या आंसर होगा? 0, ठीक है। तो यानी अगर एक स्टूडेंट इन दोनों चैप्टर के सारे फॉर्मूले पढ़ ले, ठीक है, सारे फॉर्मूले पढ़ ले और थीटा पे मास्टरी कर ले, थीटा कौन सा आदमी? थीटा, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और वो एक भी करके भी नहीं जाए तब भी सही हो जाएंगे। जो सबसे खराब आदमी है इस चैप्टर में वो है थीटा, सारे क्वेश्चन गलत करवाने वाला आदमी कौन है? थीटा, ठीक है भाई। चलो भाई, तो आज अपन ने बहुत ही फास्ट पढ़ा है, किसी को समझ में नहीं आया हो तो टेंशन नहीं ले भाई, फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, ये थोड़ी ज्यादा स्पीड हो गई है, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया हो वो घबराना नहीं है, आया है, अच्छा।